तो ग्रुप डीटी इस सीरीज में हमने यहाँ तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन देता हूँ। और अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। अभी मान के चलो कि ये जो वीडियो अभी आपको मिलने वाला है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको केमिकल रिएक्शन के मिले ही मिलेंगे आपके पेपर में। तो चलो फिर हम लोग रियल वीडियो की शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, स्ट्रिक्ट प्रश्न ग्रुप डी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5वां चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, इस तरह के सवाल आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इस तरह के सवाल आते हैं। कई बार कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी आती है, जैसे डिहाइड्रेशन, एस्ट्रिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा कई बार इस तरह से 4-5 स्टेटमेंट वाले सवाल भी आते हैं, जो इस बार पूछे रहे आरआरबी जेईई पेपरों में। तो आपको बता रहा होता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं। ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन पे ही क्वेश्चन है बच्चों। और छेपड़ रिएक्शन, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाइज हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि इस तरह के सारे 100 क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व होने वाले। चलो भाई स्टार्ट करें। ओके ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में हेडिंग डालिएगा कि केमिकल चेंजमेंट कहते किसको है, केमिकल परिवर्तन होता क्या है। हरा बच्चों, केमिकल परिवर्तन या केमिकल चेंजमेंट कहते किसको है, पहले कुछ बेसिक बातें समझो। बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी कभी हमारे पास 2 पदार्थ जैसे कि ए और बी, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया। बच्चों ए और बी ने आपस में रिएक्शन करके सी और डी बोला, क्या बनाया, सी और डी बनाया। तो ए और बी ने आपस में रिएक्शन किया और बनाया क्या बच्चों, सी और डी बनाया। तो पहले तो कुछ शब्दावली सुनिए। ये जो ए और बी होते हैं, जिनको शुरुआत में बनाया गया था, मतलब लिया गया था बच्चों, ए और बी को ध्यान रखना, हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसको बोला जाता है रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम लोग हिंदी में ध्यान रखना अभिकारक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। अब ए और बी ने रिएक्शन करके क्या बनाया, सी और डी। सी और डी बच्चों, जो सी और डी बनता है, इस सी और डी को हम क्या नाम से जानते हैं सर, इस सी और डी को बोला जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसको ध्यान रखना, हम हिंदी में क्या नाम से जानते हैं, उत्पाद। तो एक तो अभिकारक क्या होता है, जो एरो से पहले हो। उत्पाद क्या होता है, जो एरो से बाद में हो। अब प्रश्न ये है कि केमिकल चेंजमेंट कहते किसको है। बच्चों केमिकल चेंजमेंट का मतलब ये होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का उत्पादन करते हैं, है ना, भिन्न गुण वाले उत्पाद का उत्पादन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ। अब देखो आप जरा गौर से देखिए, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कि आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके पानी बनाया। बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है बच्चों। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस है और दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके पानी बना दिया बच्चों। और पानी की जो प्रॉपर्टी होगी मेरे भाई, पानी की प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो भी अलग होगी। तो इन शॉर्ट अगर डेफिनेशन की बात मैं करता हूं, तो आप सीधे सीधे कहना कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ रिएक्शन करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, समझना बात को, भिन्न गुण वाले रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, बस उसी क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। भिन्न गुण वाले, उनकी प्रॉपर्टी हमारी क्या होनी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। अब जैसे कि आप देखो ना, पानी, ऑक्सीजन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। और यहां पर हमारा पानी जो बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पानी जो बना, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। बात समझे ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए हमने यहां पर लिया सोडियम ने, धातु ने देखो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन किया। धातु ने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन किया बच्चों, और यहां पर NaCl बना दिया। तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो जब प्रॉपर्टी अलग अलग वाले सब्सटेंस बनते हैं सर, उनको ही हम लोग केमिकल चेंजमेंट या रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सर रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, इसका और एग्जाम्पल है जो आपके एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि सबसे पहला इसका एग्जाम्पल हो सकता है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, तो ध्यान रखना, लोहे में जंग लगना ये तरह का रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजमेंट में आता है। ओके
बच्चों दूसरा इसका एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे वो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आपको पता है कि जब चांदी को खुला छोड़ देते हैं तो चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो चांदी का हवा में काला होना या काला पड़ जाना, तो आपको पता है कि चांदी हवा में क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। ये हमारा एक तरह का कैसा चेंजमेंट है, केमिकल चेंजमेंट के साथ जाएगा। अच्छा, तीसरा बच्चों आपको मैं बता दूं, एक प्रोसेस एग्जाम में पूछा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है आपके शरीर में जो पाचन क्रिया हो रही है ना। तो आपको मैं बता दूं डाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्त मेरे, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो भी हमारा किसमें जाएगा सर, वो भी हमारा केमिकल चेंजमेंट में ही जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी केमिकल चेंजमेंट होता है सर। केमिकल चेंजमेंट का मतलब ही यही है जिसमें हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ रिएक्शन करने के बाद भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं सर, उसी को केमिकल चेंजमेंट कहते हैं। केमिकल चेंजमेंट आप ये समझ लो जिसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया हो सर, वो हमारा केमिकल चेंजमेंट है। बच्चों केमिकल चेंजमेंट का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि दूध का दही बनना। तो दूध का दही बनना भी हमारा किसमें जाता है, तो दूध का दही बनना भी हमारा केमिकल चेंजमेंट में जाएगा। ये हम दूध से क्या बना देते हैं, दही बना देते हैं। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण जो एक तरह की रिएक्शन होती है, ये भी हमारा किसमें जाएगा सर, ये भी हमारा केमिकल चेंजमेंट में जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन है, आपने नाम सुना होगा, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनीकरण ये भी हमारा क्या है, कह सकते हो केमिकल चेंजमेंट है, जिसको आप बोल सकते हैं लोहे में जिंक की परत चढ़ाना। लोहे में जिंक की परत चढ़ाना, जिसको शॉर्टकट में आप गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये सारा का सारा कह सकते हो केमिकल चेंजमेंट में जाएगा। ये सारे केमिकल चेंजमेंट है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भैया बताओ इनमें से कौन हमारा केमिकल चेंजमेंट है। तो आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई क्या हमारे केमिकल चेंजमेंट होते हैं, रिएक्शन होनी चाहिए, जहां जहां रिएक्शन होगी वहां वहां हमारा कौन सा चेंजमेंट होगा, केमिकल होगा। अच्छा बच्चों, केमिकल चेंजमेंट के बाद हम लोगों को एक और चीज समझनी पड़ती है कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, तो ये सब केमिकल रिएक्शन है या फिर आप बोल सकते हैं केमिकल चेंजमेंट है। तो बच्चों केमिकल चेंजमेंट को कई बार हमें बैलेंस करना पड़ता है। एक और मैं केमिकल चेंजमेंट लिखूंगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। 7वां नंबर, ओके बच्चों, जो भी दहन प्रक्रिया होती है, दहन का मतलब होता है कंबशन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंबशन। किसी भी चीज का जो दहन होता है, कंबशन होता है, वो भी हमेशा ध्यान रखना केमिकल चेंजमेंट में आएगा। जैसे पेट्रोल का दहन हो गया है, मोमबत्ती का जलना हो गया, कोयले का जलना हो गया, तो जहां कहीं भी जलना वर्ड लिखा हो वो हमेशा ध्यान रखना केमिकल चेंजमेंट में आएगा। जलना केमिकल चेंजमेंट है, लेकिन किसी भी चीज का पिघलना केमिकल चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो जलना दहन हमेशा ध्यान रखना केमिकल चेंजमेंट में आएगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस केमिकल चेंजमेंट है। अब मैंने आपसे कहा कि केमिकल चेंजमेंट में केमिकल रिएक्शन हो रही, बिल्कुल हो रही, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे की जाती है, ठीक है। पहले वाली स्लाइड सबको क्लियर हो रही, कमेंट करके बता दो बच्चों। केमिकल रिएक्शन को देखो बैलेंस करना बताता हूं। जैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपके सामने दी जाए और आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या रूल अपनाना है वो मैं बताता हूं। जैसे कि जब भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो नंबर ऑफ एटम। ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम, लेफ्ट और राइट, बच्चों लेफ्ट और राइट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम हमारे कैसे होने चाहिए सर, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, ओके। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एटम की संख्या सेम होनी चाहिए, जितने इधर ऑक्सीजन उतने इधर ऑक्सीजन, जितने इधर हाइड्रोजन उतने इधर हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। दूसरा जो होता है, जो अभिकारक का मास होता है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक का जो बच्चों मास होता है वही तुम्हारा प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों के दोनों हमारे बराबर होना चाहिए, ओके बच्चों। आपको मैं बता दूं अभिकारक का मास और उत्पाद का मास दोनों बराबर होना चाहिए, या फिर आप बोल दीजिए कि लेफ्ट और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, तभी आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो पाएगी।
अच्छा बच्चों, एक और सवाल पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो स्टेट कंजर्वेशन पे काम करती है। तो याद रखना, जो केमिकल रिएक्शन होती है मेरे दोस्त, वो मास कंजर्वेशन पे काम करती है। अर्थात आप बोल सकते हो कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे काम करती है। ओके, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस पर काम करती है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। यह पॉइंट भी आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात शुरू बच्चों। इसके बाद रहा, मैं आपको ये बैलेंस करना सिखाता हूं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एक ही पॉइंट समझो। जब भी कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने हुआ करे तो सबसे पहले आपको मेन एटम बैलेंस करना होगा। मेन एटम जब तक बैलेंस नहीं हो रहा तब तक आगे कुछ नहीं बैलेंस हो रहा। अब जैसे केमिकल रिएक्शन पहली है बच्चों, पहली तो अगर हमें बैलेंस करना है तो आप मेन एटम पहले पकड़िए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी मेन एटम नहीं होते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा ध्यान रखना साइड एटम होते। तो पहली वाली रिएक्शन में मेन एटम क्या होने? फेरस, Fe। तो अगर Fe की संख्या यहां पर मेरे भाई 3 है तो यहां पर भी कितने Fe होने चाहिए? 3 Fe होने चाहिए। देखो Fe पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर दे रहा हूं। यहां कितने ऑक्सीजन है? 4 मेरे भाई। अगर यहां 4 ऑक्सीजन है तो यहां पर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। 4 ऑक्सीजन के लिए 4H2O मैंने उधर कर दिया। और हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस कर लो सर। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, और 8 हाइड्रोजन अगर यहां बनाना है तो बताइए यहां पर कितना करना पड़ेगा? 4H2 करना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन करने पड़ेगा। बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो गया ना? टेक्नीशियन डेट 1 का बैच है एबीसी ऑफ फिजिक्स एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले क्या करना होता है? मेन एटम बैलेंस करना होता है। बिना मेन एटम के बैलेंस किए आगे नहीं बढ़े। अब जैसे दूसरी वाली केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है, इसमें मेन एटम कौन है? सर इसमें मेन एटम है कार्बन। तो यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है? 4। अगर यहां कार्बन की संख्या 4 है तो पहले एक काम क्या करिए कि यहां पर भी कार्बन की संख्या 4 लिख दीजिए। तो कार्बन कार्बन बैलेंस हो रहा है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसी को बैलेंस कर लो, लेकिन हमें उसको बैलेंस करना चाहिए जो साफ साफ दिखाई दे। जैसे कि आप देखो यहां 10 हाइड्रोजन है, यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, और मेरे भाई यहां पर केवल 2 हाइड्रोजन है। अब यहां 10 हाइड्रोजन है तो यहां पर 10 हाइड्रोजन बनाने के लिए हम लोगों को 5H2O करना पड़ेगा। देख लीजिए मेरे भाई, हाइड्रोजन भी पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं। ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के 4 दूनी 8 और 8 5 13। मेरे भाई आप जरा गौर से देखिए, 4 दूनी 8, 8 5 13 ऑक्सीजन है। सर 13 ऑक्सीजन लाने के लिए हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा? 13/2 करना पड़ेगा। देख लीजिए 13/2 करते ही 13 ऑक्सीजन क्लियर हो गया। और चलो इसके बाद एक रिएक्शन और भी देखिए, जैसे कि ये तीसरी नंबर वाली देखिए। जैसे कि MnO2 ने HCl के साथ क्रिएट करके MnCl2 + Cl2 + H2O बनाया। अब आपको होता क्या है कि सबसे पहले मेन एटम बैलेंस कीजिए। यहां Mn है, वहां Mn है, बैलेंस है। फिर दूसरा मेन एटम की बात करते हैं तो क्लोरीन है। क्लोरीन तो अगर गौर से देखिए तो यहां पर 2 क्लोरीन हो गया, यहां 2 क्लोरीन हो गया। तो राइट साइड में 4 क्लोरीन हो रहे। कितने क्लोरीन हो रहे? 4। तो इस तरफ 4 क्लोरीन करने के लिए आप लोगों को यहां पर 4HCl करना पड़ेगा। तब मेरे भाई यहां पर 4 क्लोरीन हो रहे, देख लीजिए। अच्छा, अब ऑक्सीजन बैलेंस करो तो यहां 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर भी अगर मुझे 2 ऑक्सीजन लाना है तो यहां पर तुरंत जो है 2H2O करना पड़ेगा। हाइड्रोजन देख लो, 2 दूनी 4, और यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी पूरी तरह से बैलेंस है। बैलेंस है। आ रही है। फिर FeSO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब फेरस सल्फेट को मेरे दोस्त गर्म करते हैं तो ध्यान रखना Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। इसके अलावा कुछ नहीं बनता। लास्ट वाली रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस है। लास्ट वाली रिएक्शन मेरे भाई ऑटोमेटिक बैलेंस है, आप चाहे चेक कर सकते हैं। बोलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? तो सबसे पहले मेन एटम को पकड़ना होता है, फिर उसके बाद साइड एटम को पकड़ना होता है। ऐसा करते 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 बैलेंस करना होता है। हाँ, एक चीज बैलेंस नहीं, माफ करना मैं ध्यान नहीं दिया। यहां 2 Fe है, 2 Fe है तो यहां पर बस 2 Fe करना होगा, बस पूरा बैलेंस है भाई। यहां पर 2 फेरस सल्फेट है ना, तो यहां पर 2 फेरस सल्फेट करना होगा, वो हमारे पास कह सकते हो बैलेंस हो गया। बाकी आप सल्फर देख लो, ऑक्सीजन देख लो, सब बैलेंस है।
अब मैं इस पर एक दो सवाल आप लोगों को भी दे रहा हूं ताकि आप लोग भी ट्राई करिए। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा थी आपके सामने, रिएक्शन लिखी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान लीजिए मैंने लेड नाइट्रेट 2PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा, हरा, और बच्चों इसको ड्रम करने के बाद हाँ मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो निकल रहा है वो XPbO निकल रहा है, ओके, फिर Y जो है NO2 निकल रहा है, YNO2 निकल रहा है और प्लस ZO2 निकल रहा है। देख लो आप लोग पहले यहां पर देख लीजिए, जो जो मैंने लिखा है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। तो आपको मैं ये बोल रहा हूं कि बताइए फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है रूट के अंदर XYZ, रूट XYZ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहला ऑप्शन होगा 4, दूसरा ऑप्शन होगा 2, तीसरा ऑप्शन है 2√2, समझना बात को। अगला ऑप्शन हमारा क्या है सर? अगला ऑप्शन हो जाएगा 3। आप मुझे बताओ इनमें से कौन वाला उत्तर सही है? तो इस तरह के सवाल आपके एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ओके। तो आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ये रिएक्शन में कुछ पॉइंट भी आपको याद करने पड़ेंगे। याद रखना, जब भी कभी लेड नाइट्रेट को हम ड्रम करते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस ड्रम करते हैं, तो सबसे पहले तो 2 लेड ऑक्साइड बन जाता है, 2PbO बनेगा, प्लस NO2 जो बनेगा भूरे रंग की गैस NO2 बनेगी, और ध्यान रखना O2 जो बनेगी वो रंगहीन गैस बनेगी। 2PbO प्लस 4NO2 बनेंगे, प्लस O2 बनेगा। आप मेन एटम को बैलेंस करते देख लीजिए, आप सब लोगों को एकदम बातें क्लियर हो जाएगी, हो रही। अच्छा बच्चों एक बात मुझे बताओ पहले तो, ये हमारा क्या है? ये लेड ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है वो भूरे रंग की गैस होती है, ब्राउन कलर की, जबकि यहां पर O2 जो गैस बनती है वो कैसी गैस होती है? रंगहीन होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न का आंसर क्या है? तो अगर गौर से देखिए तो X, Y और Z था, तो X की वैल्यू 2 हो जाएगी, Y की वैल्यू 4 हो जाएगी और Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब मेरे भाई आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 4 गुणे 1, तो आंसर √8 आएगा, और √8 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 2√2 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे और आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जल्दी से बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? तो रिएक्शन को आप सब लोग बैलेंस करना सीख देना, लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ एटम जो होनी चाहिए बस सेम होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले किसको बैलेंस करना है सर? सबसे पहले आपको बैलेंस करना है नंबर ऑफ मेन एटम। मेन एटम को मेरे भाई सबसे पहले बैलेंस कीजिए, ठीक है। चलो आ रही है। अब इसके बाद अभी तक मैंने आपको केमिकल चेंजमेंट बताया, अब फिजिकल चेंजमेंट सुनिए क्या होता है बच्चों। फिजिकल चेंजमेंट एक ऐसा चेंजमेंट होता है जिसमें अवस्था परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे अवस्था परिवर्तन होता है, जिसमें आप बोल सकते हैं फेज चेंज इन प्रोसेस। फेज चेंज इन प्रोसेस का मतलब होता है अवस्था परिवर्तन, है। तो फेज चेंज इन प्रोसेस, लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिड से गैस बनना, गैस से लिक्विड बनना, जितने भी तुम्हारे फेज चेंज इन प्रोसेस होते हैं वो सब हमारे भौतिक परिवर्तन में जाते हैं। पहला पॉइंट हरा, फेज चेंज इन प्रोसेस हमेशा कैसा होगा सर? वो हमेशा ध्यान रखना कैसा प्रोसेस होगा? फिजिकल प्रोसेस में काउंट होगा, फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंजमेंट बोलिए बच्चों। फिजिकल चेंजमेंट में एक और चीज भी आती है कि अगर आप किसी चीज को तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, समझना बात को, आप किसी चीज को तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, वो भी फिजिकल चेंजमेंट है। अब जैसे मान लीजिए मैंने मार्कर को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, अब मार्कर स्टील का बना है, तो तोड़ने मरोड़ने से रहेगा तो वो स्टील ना, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज हो रही। लेकिन हाँ, हमने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, उसका आयतन अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, एरिया चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी। तो समझना बात को, फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंजमेंट वो होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, या अवस्था परिवर्तन होता है, ठीक है। वही बात लिखी है, वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण बढ़ते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, इस बात को समझ लो। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में बर्फ का पिघलना, बिल्कुल एकदम सही बात है, इसमें देखो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, पानी का भाप बनना है। अब देखो पेट्रोल का उड़ जाना, मैं फिर से बता रहा हूं, पेट्रोल का उड़ जाना फिजिकल है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बोला जाता कि पेट्रोल का जलना,
पेट्रोल का दहन वो केमिकल होता, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मोमबत्ती का पिघलना ये फिजिकल है, लेकिन मोमबत्ती का जलना पूछा जाता तो हमारा केमिकल होता। ओके, कपूर का ऊर्ध्वपातन, सर ऊर्ध्वपातन भी एक तरह की फेज चेंज इन प्रोसेस होता है, और जितनी भी हमारी फेज चेंज इन प्रोसेस होती है वो सब हमारी फिजिकल प्रोसेस में जाती है या फिजिकल चेंजमेंट में जाती है। अब सवाल ये आता है कि फेज चेंज इन प्रोसेस होते कितने तरह के, थोड़ा इसको बता दो सर। फेज चेंज इन प्रोसेस होते कितने, है ना, तो आप सब लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बना, फिर लिक्विड से हमारा क्या बना, गैस बना। लेकिन अगर आप इसको ठंडा कर रहे हैं तो गैस से बताइए क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से बताइए क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो जितने भी हमारे फेज चेंज प्रोसेस होते हैं, अब देखो सॉलिड से मेरे दोस्त लिक्विड बनना क्या होता है, तो सॉलिड से लिक्विड बनना होता है मेल्टिंग, पिघलना। लिक्विड से गैस बनना वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। गैस से पुनः लिक्विड बनना ठंडा करके, कंडेंसेशन, संघनन। और लिक्विड से वापस सॉलिड बनना फ्रीजिंग मतलब जमना। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती है, तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना बच्चों इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनने वाली जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है निक्षेपण, या फिर डीसब्लिमेशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। बच्चों इसका मतलब जहां कहीं भी ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, पिघलना, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये कुछ भी आ जाए वो सब हमारे किस में जाएंगे सर, फिजिकल प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। किसी चीज को तोड़ना मरोड़ना फिजिकल प्रोसेस है। जैसे मैं कह दूं इस मार्कर को मैंने तोड़ दिया, या लकड़ी को तोड़ दिया, तो लकड़ी को तोड़ना फिजिकल है, लेकिन लकड़ी को जलाना केमिकल है। तो फिजिकल और केमिकल ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, दोनों में क्या चेंजमेंट होते है ना। चलो आगे, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और रिएक्शन की। बहुत अच्छा है, यहां तक क्लियर हो रही है ना, एक बार जल्दी बता दो, फटाफट जल्दी से बता दीजिए यहां तक क्लियर हो रही है, नहीं क्लियर हुआ। चलो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को दो रिएक्शन और समझनी है, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसको आप बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। बच्चों ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर ऐसी रिएक्शन हो रही जिसमें हमने ए और बी को जोड़कर ए बी बनाया, बच्चों, और साथ में कुछ एनर्जी या कुछ हीट उत्पन्न होती है बच्चों, तो कुछ एनर्जी या कुछ हीट उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखना इसी रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं। ओके, ऊष्माक्षेपी। तो जब भी कभी कोई ऐसी रिएक्शन आपको मिल जाए जिसमें लास्ट में कुछ हीट उत्पन्न हो जाए, तो जिसमें बच्चों हीट उत्पन्न होती है सर, उस रिएक्शन को ध्यान रखना एक्सोथर्मिक या फिर ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब कैसे पहचाने कि कौन सी ऊष्माक्षेपी है ना, तो ऊष्माक्षेपी के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना जितनी भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, मैं फिर से बता रहा हूं, जितनी भी तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो हमेशा ऊष्माक्षेपी में ही होगा, हमेशा ऊष्माक्षेपी। अब जैसे भी मान लीजिए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, CO2 बनाया, ये हमारा ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया, अमोनिया बनाया, ऊष्माक्षेपी होगा। ओके, हाइड्रोजन ने पानी के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, पानी बनाया, तो भी कौन सी रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपी। तो बच्चों जितनी भी सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें ए और बी मिलकर सी बनाते हैं या ए बी बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। बच्चों एक्सोथर्मिक के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपके एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि चूने में पानी मिलाना, है ना। बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, और इस चूने में हमने पानी मिला दिया, पानी का मतलब हमने मिला दिया H2O। तो बच्चों जब चूने में हम लोग पानी मिला देते हैं तो ध्यान रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है, प्लस कुछ क्या बन जाती है, हीट बन जाती है, तो एक्सोथर्मिक हो रही है, एक्सोथर्मिक है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि उसमें ग्लूकोज
किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। और बदले में क्या बनाता है? तो कह देना बदले में हमारा CO2 बनाता है, बदले में पानी बनाता है, साथ में कुछ एनर्जी भी बनाता है। तो ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चला जाएगा। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का दहन, बच्चों ध्यान रखना, जितने भी हमारे दहन होते हैं, कंबशन होते हैं, वो हमेशा आपका एक्सोथर्मिक होते हैं क्योंकि उसमें हीट उत्पन्न होती है। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, जैसे कि मान लीजिए मैंने मीथेन लिया, मीथेन को आप दहन कराओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे मेरे दोस्त, तो तुरंत एक गैस बन जाएगी जिसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ये जो 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन जो है पानी बनाते यानी 2H2O बनाते बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे 2O2 यहां करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन किसी भी चीज का जो कंबशन होता है मेरे दोस्त, वो लास्ट में हमेशा हीट उत्पन्न करेगा। तो ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ जाएगा। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, मैंने आपको ये बात बता ही दी है। संयोजन अभिक्रिया, आप कोई भी संयोजन अभिक्रिया ले लो, उससे मतलब नहीं है, चाहे A+B+C इन तीनों ने मिलकर ABC बना दिया, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। आप एवरीथिंग, कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ले लो, वो सब के सब हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक होगी, उसमें हीट उत्पन्न होनी है ना। उदासीनीकरण, बच्चों उदासीनीकरण में ध्यान रखना, जब भी कभी एसिड के साथ क्या मिलेगा? बेस मिलेगा, अम्ल के साथ क्षार मिलेगा, तो अम्ल के साथ क्षार मिलेगा तो ध्यान रखना सॉल्ट बनाता है, नमक बनाता है, और प्लस हमारा क्या बनाता है? पानी बनाता है। तो अम्ल और क्षार का मिलना ये भी कहीं ना कहीं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है मेरे भाई, इसमें भी ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है रिएक्शन रुकवाने के बाद, तो जिसमें हीट उत्पन्न हो, डेट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कौन कौन सी एक्सोथर्मिक है? हाइड्रोकार्बन का दहन, संयोजन, माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण, चूने में पानी का मिलाना है, उदासीनीकरण, ये सब हमारी कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के मैंने बहुत एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन अभी बारी है हमारे एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक क्या होगी? बच्चों एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसको कराने के बाद हीट देनी पड़ती है ना, हीट देनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ABC नाम का कोई सब्सटेंस ले लिया और बच्चों इसको मैंने गर्म कर दिया, तो जब ABC नाम का सब्सटेंस लेके मैं इसको गर्म करूंगा तो ये अपने देखिए पदार्थों में टूट जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोगों ने इसको गर्म किया है, देखो गर्म किया है ना, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। तो गर्म करने का मतलब ये हुआ कि इसको हमने क्या दिए मेरे दोस्त? इसको हमने दिए हीट। क्या दिए? हीट दिए। तो ABC को गर्म किया अर्थात डेल्टा का सिंबल लगाया, और डेल्टा का सिंबल लगाने के बाद हमने इसको हीट दी। बच्चों वैसे तो ये जो रिएक्शन कहलाती है इसको बोलते हैं अपघटन। ये जो टूटना होता है इसको क्या नाम से जाना जाता है? अपघटन रिएक्शन, या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं डीकंपोजिशन। ठीक है बच्चों, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, अपघटन होती है, उसमें हमेशा हीट देनी पड़ेगी या फिर ऊर्जा अवशोषित होगी। तो जिसमें हीट या ऊर्जा देनी पड़े, है ना, जिसमें हीट या ऊर्जा देनी पड़े मेरे दोस्त, वो कौन सी रिएक्शन होती है? तो कह देना वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जाएगी, अर्थात ऊष्मा शोषी रिएक्शन में जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऊष्मा देनी पड़े, वो हमारी ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। आगे बढ़े, आगे बात सुनो बच्चों। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण। आपको मैं बता दूं प्रकाश संश्लेषण जो होता है, अब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या वो भी सुनिए बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और इसके अलावा क्या? पानी, ये आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों, और इसमें ना लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा ही तो आई, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा ही तो है। और जब ये लाइट की जरूरत पड़ती है बच्चों, तो इससे क्या बन जाता है? तो कह देना इससे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोल दीजिए, प्लस हमारा ऑक्सीजन बन जाता है। मेरे भाई इस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ी या फिर एनर्जी देनी पड़ी, तो जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अपघटन ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता दिए जितने भी हमारे अपघटन है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने फेरस सल्फेट ले लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, FeSO4, आपने इसको गर्म कर दिया, तो फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। सर इसको आपने गर्म किया ना, अर्थात इसमें हीट दी,
तो जिसमें हीट दी जाती है सर उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जितनी भी आप घटन है, कोई भी आप घटन ले लो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पानी है और मेरे भाई पानी को भी गर्म कर दिया गया। बच्चों पानी को गर्म कर दिया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट दिया, तो ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, जिसमें हीट देनी पड़े। समझे नहीं समझे? आगे बात सुनो बच्चों। इसके बाद एक और वर्ड लिखा है पानी का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को मैं आपको अलग ढंग से थोड़ा समझाता हूं, क्योंकि वाष्पीकरण को जब आप अलग ढंग से समझोगे तो ही आप लोगों का काम बनेगा। बहुत ध्यान सुनो, मैंने अभी अभी आप लोगों को एक चेंज प्रोसेस बताया था कि सॉलिड से लिक्विड बनना, फिर लिक्विड से बताइए क्या होता है? गैस बनना। यही तो मैंने बताया था। तो पहले तो आप मुझे बताओ, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, या फिर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना, ये कौन सा प्रोसेस है ना? लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, उल्टा करने का मतलब यह हुआ कि गैस से लिक्विड बनना और लिक्विड से सॉलिड बनना। तो आप मुझे बताइए ये कौन सा प्रोसेस होता है? ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो इसे मेल्टिंग कहा जाता है, लिक्विड से गैस बनाते हैं तो इसको वेपराइजेशन कहा जाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो गलती कर दोगे। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस से आता है, वो भी मैं बताऊंगा। बच्चों जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बर्फ है, तो बर्फ को जब गर्म करोगे तो ही तो पानी बनेगा, अब पानी को जब गर्म करोगे तो ही तो भाप बनेगी। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है जिसमें बर्फ से पानी, पानी से गैस बनता है, ये सारे के सारे प्रोसेस में हीट देनी पड़ती है। और हीट देना क्या कहलाता है? सर हीट का देना हमारा एंडोथर्मिक कहलाता है, यानी ये हमारी ऊष्मा शोषी रिएक्शन होती है। ऊष्मा शोषी। सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग, मेल्टिंग कैसा है? ऊष्मा शोषी। लिक्विड से गैस बनना वाष्पीकरण, कैसा हो जाएगा? ऊष्मा शोषी। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना ऊर्ध्वपातन, कैसा हो जाएगा? ऊष्मा शोषी, है ना? ले जाना इसका उल्टा हो जाए, भाई गैस से लिक्विड बनाना है तो याद रखना, जब हम लोग गैस से लिक्विड बनाते हैं तो उसको ठंडा करते हैं, फिर लिक्विड से बर्फ बनाते हैं तो और ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने का मतलब इससे ऊष्मा निकाली जा रही है, इससे ऊष्मा निकाली जा रही है। भाई गैस से ऊष्मा निकालोगे तभी तो ठंडा होगा, लिक्विड से ऊष्मा निकालो तभी तो ठंडा होगा। इसीलिए इसमें ऊष्मा बाहर जा रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, लिबरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो जिसमें ऊष्मा बाहर जाए, लिबरेट हो, वो रिएक्शन मेरे भाई कौन सी होती है? तो सर उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जरा संघनन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? तो कह देना संघनन का मतलब ये होता है कि आप गैस को पानी बना रहे हो, लिक्विड बना रहे हो। कैसे बनाओगे सर? जब हीट बाहर निकालोगे। हीट बाहर निकालना दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक है, बोलो। आप चाहो तो मैं इसको अलग से भी लिख दूं, कोई बड़ी बात रही है। मैं आप चाहो तो इसको अलग से लिख दे रहा हूं, इस पूरे का सार, इन दोनों का सार। बच्चों सार ये है कि अगर आपके सामने मेल्टिंग लिखा हो, जिसको आप पिघलना बोलते हो, आपके सामने लिखा हो वेपराइजेशन, वेपराइजेशन लिखा हो, या फिर आपके सामने लिखा हो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। बच्चों इन सारी प्रक्रिया में हम लोग सॉलिड से गैस की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें हम सब लोग क्या करेंगे? हीट देंगे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमेशा कैसी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। आप चाहो तो लिख लो, है ना? परेशान मत होइए, हम लोग ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, जब मन आता है तो पूरा सब कुछ खत्म कर देंगे। चलो इधर आइए। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो जो हमारा संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, या फिर लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग, ओके। और एक और होता है डीकंपोजिशन बोलते हैं, या उसको डीसब्लिमेशन बोलते हैं, जो भी आपको बोलना हो। हिंदी में इसको निक्षेपण बोला जाता है, सब्लिमेशन का उल्टा। तो ये सब क्या होता है? इसमें हीट बाहर जाती है, हीट बाहर जाती है मेरे भाई। तो ये सारे प्रोसेस हमारे कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक। आगे बढ़े। अब कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल है ना? इसको मैंने शॉर्टकट तरीके से याद करने की कोशिश की है, क्योंकि यही एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस जाना, तो इसमें हीट देनी पड़ेगी ना। तो
ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस जाना, ये सब कैसी प्रोसेस हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। नोट रट लीजिए दोस्तों, गैस से द्रव जाना, द्रव से ठोस जाना, इसमें ठंडा करना पड़ेगा, अर्थात हीट जो है क्या होगी, उल्टा लिख दिया, माफ करना, ठोस से द्रव जाना, द्रव से गैस जाना, इसमें हीट देनी पड़ेगी। इसमें हीट दी जाती है वो हमारा एंडोथर्मिक होता है, जिसमें हीट देनी पड़ती है एंडोथर्मिक। गैस से द्रव यानी हीट बाहर जाएगी तभी तो द्रव बनेगा, द्रव से ठोस हीट बाहर जाएगी, हीट का बाहर जाना मेरे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। लेकिन ये जो 4 नाम लिखे ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और इस पर रेलवे हर बार सवाल पूछता है और कई बार घुमा फिरा के भी सवाल पूछता है, थोड़ा ध्यान से समझना आप सब लोग इसको। यहां तक क्लियर हो रही है? पर थोड़ा सेशन तो सब लोग शेयर भी कर दो भाई, सब लोग फटाक से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं दिया लाइक भी कर दो। बच्चों सबसे पहले तो देखो अम्ल और क्षार लिखा है, एसिड और बेस। याद रखना जब भी कभी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हीट उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है तो अम्ल और क्षार की रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक। बच्चों अम्ल में पानी मिलाइए या क्षार में पानी मिलाइए, अम्ल में पानी मिलाइए या फिर क्षार में पानी मिलाइए, इसमें भी हीट उत्पन्न होती है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें भी हीट उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। लेकिन जब लवण में पानी मिलाया जाता है, सॉल्ट प्लस पानी, जैसे नमक में पानी मिला दीजिए, तो बच्चों नमक या सॉल्ट में अगर हम लोग पानी मिलाते हैं तो ये फिर हीट उत्पन्न नहीं करती, उल्टा ये हीट एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है ना। तो ध्यान रखना इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ध्यान रखना इसमें क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक, ये हमारी एंडोथर्मिक होती है। हाँ ये न्यूट्रलाइजेशन ही तो है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन होना न्यूट्रलाइजेशन ही कहलाता है, ठीक है। अरे बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो रही है ना? ठीक है आगे बढ़े, इतनी बात सबको क्लियर हो रही, कोई डाउट तो नहीं है? बता दीजिए फटाक से जल्दी से। उसके बाद हम लोग टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में आने वाले हैं। तो रिएक्शन का जो बेसिक पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब हम लोगों को रिएक्शन के प्रकार के बारे में जानना है कि भैया रिएक्शन कितनी प्रकार की होती हैं। आपके सामने 8 तरह की रिएक्शन लिखी है, लेकिन 2-3 मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो बच्चों, जब हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो पहली जो रिएक्शन होती है उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दूसरी को अपघटन बोलते हैं, तीसरी को दहन बोलते हैं, चौथी को विस्थापन बोलते हैं। ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, रिडॉक्स होता है, अवक्षेपण होता है। ध्यान रखना ये जो अवक्षेपण है इसी का एक और नाम भी होता है, इसी को कई बार हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम जरूर आपने सुना होगा, क्लोर एल्काइल रिएक्शन, ये भी बहुत पूछी जाती है, वो मैं नाम नहीं लिखा लेकिन है आगे, ठीक है। तो एक एक करके जल्दी जल्दी समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देता है, जैसे ए और बी ने मिलकर ए बी बना दिया, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, तो सर ऐसी रिएक्शन को ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कई बार हम लोग इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, एडिशन भी कहा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ए और बी मिलकर ए बी बनाएंगे, ए बी और सी मिलकर ए बी सी बनाएंगे। जब भी कभी ऐसी रिएक्शन हो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूसरा वाले से शुरुआत करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनना। बताइए अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? पानी बना देते हैं, यह हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ओके। फिर इसके बाद अगला देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में मिलकर, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है क्लोरीन है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? HCl बना देते हैं, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन हमेशा सफेद ज्वाला के साथ जलता है, जैसे कि आप बाहर से मैग्नीशियम ले आइए, तो मैग्नीशियम जब भी कभी ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद धुआं बनेगा,
मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा धुआं बनेगा, सफेद धुआं बनेगा, ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन, बच्चों कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है तो भी मेरे भाई ये हमारी कैसी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपली A और B मिलकर जब AB बना देते हैं या A B और C मिलकर ABC बनाते हैं, वो सारी रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होती है। ये बात आप सबको पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा ऊष्मा का उत्पादन करती है, जिसको आप बोल सकते हैं कि सर ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है। अगर कुछ और अदर एग्जाम्पल में भी जाना है, तो मैं अदर एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख सकता हूं। जैसे कि आपको पता है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बताइए क्या बना देती है बच्चों, अमोनिया बना देती है। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करा दिया है तो NaCl बन जाएगा, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल में जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपली होती है, बोलो भाई बात सबको क्लियर हो गई ना कि A और B मिलकर AB का निर्माण करेंगे, वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगा। ठीक है, आ जाइए बच्चों, इसके बाद अगली रिएक्शन होती है अपघटन, टूटना। टूटना का मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस ABC था, इसको मेरे भाई गर्म किया गया, तो गर्म करने के बाद ये अपने मूल कंपोनेंट में टूट गया। तो मेरे भाई जब ये मूल कंपोनेंट में टूट जाता है, बस इसी रिएक्शन को हम लोग अपघटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन। ये हमारा टूटना। अच्छा, टूटने को डेल्टा से शो करते हैं मेरे भाई। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। डेल्टा का मतलब क्या होता है? गर्म करना। ओके बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में जाना पड़ेगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो टूटना होता है ना, अपघटन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन द, हाँ बिल्कुल, तो टूटना जो होता है ना, अपघटन जो होता है, ध्यान रखना अपघटन रिएक्शन 3 तरह की होती है बच्चों। सबसे पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको हिंदी इंग्लिश में डिकम्पोजिशन कहते हैं, लिखा भी होगा। तो थर्मल अपघटन, जिसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं बच्चों। दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है प्रकाशित अपघटन, प्रकाशित अपघटन। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोइट या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। सर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वैद्युत अपघटन। तो टूटना जो होता है वो गर्म करने से होता है, और गर्म करने की प्रक्रिया या तो आप उसे ऊष्मा देके गर्म कर सकते हो, तो उसे बोला जाएगा ऊष्मीय अपघटन, जिसमें आपने ऊष्मा दी है ना, या फिर आप प्रकाश देके भी तोड़ सकते हैं। तो जब आप प्रकाश देके तोड़ोगे तो उसको बोला जाएगा प्रकाशीय अपघटन, है ना। और अगर आपने विद्युत से भी तो हीट दी जाती है, तो जब आप विद्युत से हीट देकर तोड़ोगे मेरे दोस्त, तो वो हमारा हो जाएगा वैद्युत अपघटन। ओके अच्छा, इस पे जो सवाल पूछा जाता है, इस पे ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा किस तरह का अपघटन है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनो बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, जैसे कि, अच्छा एक बात बताओ पहले मेरे भाई, बात सुनो, ध्यान सुनो। जैसे कि आप सब लोग हमेशा एक रिएक्शन जानते हो कि अगर हमने पानी को गर्म कर दिया, ओके, तो वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये रिएक्शन पढ़ते हो नहीं पढ़ते? अच्छा एक बात बताओ, क्या पानी को सिंपली गर्म करने से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा? जैसे कि आपने एक पतीला में पानी ले लिया, और पतीला में पानी लेने के बाद बैटरी थोड़ी लो हो रही, एक सेकेंड, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पतीले में पानी लिया, तो क्या पानी को सिर्फ गर्म कर देंगे, यानी पतीले में पानी को गैस में चढ़ा दीजिए, तो क्या टूट जाएगा? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा? क्या नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है तो पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी पड़ेगी, उसे वैद्युत के तरीके से गर्म करना पड़ेगा।
तो जब आप इसको वैद्युत तरीके से ड्रम करते हो बच्चों, तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो ध्यान रखना, पानी का ये जो ड्रम होना होता है उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट रहा है, ये वैद्युत अपघटन में जाता है। इसी तरीके से आपको हर एग्जाम्पल को पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल किस अपघटन में जाते हैं। जैसे कि पहला क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, है ना मेरे भाई। आपको मैं बता दूं, जब भी कभी कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होगा, CaC2CO3 गर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये गर्म होगा तो बताइए क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और प्लस मेरे भाई CO2 गैस बना देगा। ध्यान रखना, ये जो टूटना है ये हमारा ऊष्मीय अपघटन में होता है। मतलब आपको इसमें हीट देकर ड्रम करना है, तब कही जाते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, हीट देकर ड्रम करना है। फेरस सल्फेट का ड्रम होना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद रखना, जब भी कभी फेरस सल्फेट यानी FeSO4 ड्रम होता है तो एक तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी बन जाता है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। लेकिन मेरे भाई ये जो ड्रम होना होता है, ये ड्रम होना भी ऊष्मीय अपघटन का ही एग्जाम्पल है। अभी तक ये सब ऊष्मीय चल रहा था, है ना। लेड नाइट्रेट का ड्रम होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान रखना, जब भी कभी लेड नाइट्रेट अर्थात 2BbNO3 का होल ट्वाइस गर्म होता है तो क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है प्लस 4NO2 भूरे रंग की गैस बनाता है और प्लस O2 बनाता है। बच्चों ये वाला जो ड्रम होना होता है ये भी तुम्हारा ऊष्मीय अपघटन के एग्जाम्पल में होता है। ये तीनों रिएक्शन रेलवे ने काफी बार पूछी है, इसलिए ऊपर की तीनों रिएक्शन मुझे बतानी थी, है ना। सिल्वर क्लोराइड का ड्रम होना, आपको बता दें जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सिल्वर क्लोराइड AgCl है, तो जब हम लोग AgCl को मेरे दोस्त ड्रम करते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और मेरे दोस्त क्लोरीन अलग हो जाता है। बट सिल्वर क्लोराइड का ड्रम होना ये पोटासिक अपघटन में आता है। किसमें आता है, तो कह देना ये जो हमारा टूटना होता है मेरे दोस्त, ये होता है पोटासी अपघटन, ये पोटासिक अपघटन है। एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे भैया, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल याद कर लिया उससे काम चल जाएगा, नहीं काम चलेगा, ध्यान रखना। अरे फिर हाँ पोटासिक हो गया, लेकिन पोटासिक मतलब 3 में से मैंने ज्यादातर एग्जाम्पल आपको दे दिए, लेकिन ये वाला वैद्युत अपघटन का एग्जाम्पल देखा जाए तो ये वाला जो एग्जाम्पल है देखो, जिसमें पानी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ये कहलाएगा तुम्हारा वैद्युत अपघटन, इसको बोला जाएगा वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, पानी को वैद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का आकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, ये हमारा वैद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है। तो 4 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें यहां बताए, है ना, और 5वां एग्जाम्पल आप लोग ये लिख लीजिए, 5वां एग्जाम्पल ये लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, दूसरी रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो गया, तीसरी आइए सर। तीसरी रिएक्शन होती है जिसको आप बोलते हैं कंबशन, दहन। बच्चों दहन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जलाना। ध्यान रखना, 2 तरह से कंबशन होता है। कंबशन मतलब दहन, और दहन कराने के लिए हमेशा कार्बनिक कंपाउंड होने चाहिए। आप पेट्रोल डीजल को जलाते हो उसमें कार्बन है, कोयला जलाते हो उसमें कार्बन है, तो कार्बन ही हमेशा जलता है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कंबशन होता है ना वो 2 तरह का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ध्यान रखना, ये जो कंप्लीट कंबशन होता है इसको हम लोग पूर्ण दहन कहते हैं, यानी जो कुछ भी जलेगा वो पूरी तरह से जलेगा। और इनकम्प्लीट जो कंबशन होगा उसमें कार्बन पूरी तरह से नहीं जलेगा, इसको हम लोग अपूर्ण दहन के नाम से जानते हैं। अपूर्ण दहन पूरी तरह से नहीं जलेगा। लेकिन ये होता कब कब है, ठीक है सर, ये बता दो कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मेरे भाई केमिस्ट्री में आधी से ज्यादा रिएक्शन तो तुम्हें रटनी पड़ेगी ना। ये मत सोचिए कि आपको नियम समझना है कि कैसे फॉर्मेशन होता है, कभी नहीं। इंटर में भी क्या पढ़ते थे नियम, समझे ना। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट करके चले गए एक्सपेरिमेंट, और उससे जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वही हमें बनाना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना है। कि तुमने ये सोचा कि चलो इसको ड्रम करके Fe3O4 बना देते हैं फिर सल्फर का देख लेंगे क्या हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, बात समझे ना। चलो, तो बच्चों कंप्लीट कंबशन कब होता है, तो कह देना कंप्लीट कंबशन मेरे भाई तब होता है जब ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा हो।
और ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा हमेशा ध्यान रखना खुली जगह पर होती है। तो बच्चों जब भी कभी आप लोग अपने कंबशन को खुली जगह पे कराते हो जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, तो खुली जगह पे जब भी कभी ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो मेरे भाई वहां पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है मेरे दोस्त? इनकम्प्लीट कंबशन वहां पर होता है जहां ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो, ऑक्सीजन कम हो। और ऑक्सीजन कम हमेशा कहां पर होता है? तो कह देना ऑक्सीजन कम हमेशा बंद जगह पर होता है। और जब ऑक्सीजन मेरे दोस्त कम होता है तो इनकम्प्लीट कंबशन में ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन पानी बना के H2O बना के अलग हो जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी आप लोगों को बोला जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सी गैस आपको नुकसान करती है, तो कह देना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐसी गैस होती है जो आपको नुकसान करती है, कार्बन मोनो। अच्छा कार्बन मोनो क्यों नुकसान करती है सर? बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए नुकसान करती है क्योंकि हमारे ब्लड में जाकर ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए जहर है। तो कभी भी हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बने, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी आप लोगों को कंबशन कराना हो तो हमेशा खुली जगह पे कंबशन कराइए, कभी भी मेरे भाई बंद जगह पे कंबशन नहीं कराइए। इसका जीता जाता एग्जाम्पल दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में आज से शायद 1.5 साल पहले, याली ठंडी नहीं उससे और पहले वाली ठंडी में 1.5 साल पहले क्या हुआ था कि एक बंद कमरे में 4 दोस्त हीटर जलाकर जो है सो गए। मतलब उनको सच बताओ तो इतनी छोटी सी साइंस नहीं पता थी, भगवान जाने क्या ही पढ़ाई कर रहे थे कि बंद कमरे में चारों दोस्त जो है हीटर जलाकर सो गए और सुबह जब उठे तो चारों के चारों जो है वो नींद सो रहे थे मौत की, मतलब वो मर रहे थे, खत्म हो रहे थे। बच्चों उसका रीजन ही था कि बंद कमरे में उन्होंने आग जलाई, इस वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी जो कि दम घोटकर मार देने वाली गैस होती है। बच्चों कभी भी आपको बोला जाता है कि जब भी कभी आप गैरेज में जाइए ना अपनी गाड़ियां उठाने, तो गैरेज में गाड़ी नॉर्मली जल्दी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, या स्टार्ट भी करनी चाहिए तो स्टार्ट करके वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए। भैया गैरेज में अगर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो भी सेम कंडीशन हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। आपको हीटर जलाना है तो कभी बंद कमरे में हीटर मत जलाइए, नहीं तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा। चलो अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट का थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक ही एग्जांपल से दोनों चीज समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मीथेन है, CH4 है, CH4 को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन खुली जगह में हो रही है, यानी कंप्लीट कंबशन आना, कंप्लीट। तो कंप्लीट आना है तो कार्बन क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाकी बचे जो 4 हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, ये 4 हाइड्रोजन 2 पानी बनाकर यानी 2H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा। हालांकि कुछ हीट भी उत्पन्न हो रही, नो डाउट। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 4 2 2 4 ऑक्सीजन यहां करना है तो यहां पर 2O2 करना पड़ेगा। देख लीजिए हमारे पास 4 ऑक्सीजन पूरी तरह से क्लियर हो गया, है ना। आ जाइए फिर इसके बाद और भी एग्जाम्पल लीजिए कंप्लीट कंबशन के। आपको पता है वेल्डिंग, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने में कौन सी गैस यूज की जाती है? एसिटिलीन गैस का यूज वेल्डिंग करने में किया जाता है। अगर हम वेल्डिंग का कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं यानी O2 के साथ दहन करा रहे हैं तो 2 कार्बन 2 CO2 बना के बाहर निकल जाएगा। ओके, और ये क्या है? ये हाइड्रोजन, वो भी अकेले हाइड्रोजन है, अकेले हाइड्रोजन है तो आप बताइए क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। 2 2 4 4 1 5 तो 5 ऑक्सीजन यहां लेके आना है तो हम लोगों को 5/2 O2 करना पड़ेगा। रिएक्शन देख लो पूरी तरह से बैलेंस है। हाँ बुआ पढ़ा रहे थे, बताओ। हाँ तो क्या हुआ, हमारे लिए थोड़ी ना संडे वनडे होता है, जल्दी से गाड़ी खरीदनी है। अच्छा ठीक है। हाँ लेने, जल्दी लेने। हाँ नवरात्रि में ले लेने। ठीक है, ठीक ठीक ठीक।
ठीक है। नहीं ठीक है, चलो मैं पढ़ा लूँ फिर फोन करता हूँ। ठीक है, बुआ से बात करते हुए मैंने बाकी दोनों भी रेट से ले दी। देखो जब मीथेन का हमने इनकम्प्लीट कंबशन रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाई, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और 4 हाइड्रोजन है, 2H2O बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है बच्चों तो 2 ऑक्सीजन यहां ऊपर और एक ये 3, यहां पर 3 ऑक्सीजन लाना है तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 का। देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन हो गया पूरा तरह से 3 ऑक्सीजन। और इधर आइए, यहां पर देखो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन, 8 H2O और आप देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन यहां, 8 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, 8 ऑक्सीजन यहां, तो 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन यहां लेके आना है तो यहां पर भी हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आप मोटा मोटा ये हिसाब किताब लगाइए कि कंप्लीट कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और इनकम्प्लीट कंबशन में हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ये 2 बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बताओ बात सबको क्लियर हो रही ना? बोलो भाई जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर हो रही? और इसीलिए आप लोगों को हमेशा ये बात बोली जाती है कि जब भी कभी आप लोग अपना घर बनाएं और उसका किचन बनाएं तो किचन ऐसी जगह होना चाहिए जिससे कि वेंटिलेशन हो। मेरे भाई जब वेंटिलेशन हो रहा तभी तो वहां ऑक्सीजन मिलेगी, तभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं बन पाएगी, है नहीं? बुआ से थोड़ा बात कर लो जरा, फोन आया था। ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है? आगे पढ़ा जाए? चलो अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। चौथे नंबर बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास AB है और AB ने रिएक्शन किया C से, है ना, और मैं ऐसा कह दे रहा हूं कि AB ने रिएक्शन किया है C से और मैं ये बोल दे रहा हूं कि बच्चों जो C की रिएक्टिविटी है, C की क्रियाशीलता वो A से ज्यादा है। अरे ध्यान से सुनो, C की रिएक्टिविटी A से क्या है, ज्यादा है। मैं यहां पर रिएक्टिविटी A लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रियाशीलता। तो बच्चों अगर AB ने C के साथ रिएक्शन किया है और C की रिएक्टिविटी A से ज्यादा है तो A बाहर चला जाएगा, जिससे ज्यादा होती है मेरे भाई वो बाहर जाएगा और बताओ यहां पर क्या बन जाएगा सर, यहां पर BC बन जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ थे और C एक ऐसा आदमी था जिसके पास ढेर सारा पैसा था, रिएक्टिविटी ज्यादा थी, और जब C के पास ज्यादा पैसा था तो इनके बीच में बॉन्ड टूट जाएगा और जो हस्बैंड था वो बाहर चला जाएगा और C के साथ उसकी वाइफ चली जाएगी। बात समझ रहा? तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो कम रिएक्टिविटी वाले सब्सटेंस को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं, सर ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि इसमें अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो सर इसमें यह भी हो सकता था कि जो C की रिएक्टिविटी है वो कम होती, है ना। C की रिएक्टिविटी क्या होती? कम होती। तो अगर C की रिएक्टिविटी कम होती मेरे दोस्त तो कभी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो जो बाद में आने वाला सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसकी रिएक्टिविटी कम है तो कभी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया चाहिए, समझना है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया को, तो हमें बहुत अच्छे से रिएक्टिविटी समझ में आनी चाहिए। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम, बिना रिएक्टिविटी समझे आप इस सवाल को नहीं लगा पाओगे। बच्चों इस पर ना कई बार इस तरह के भी सवाल आते हैं कि किसी रिएक्शन में A ने B को डिस्प्लेस कर दिया परंतु C को नहीं कर पाया। समझो बात को, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया परंतु A C को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। तो बताओ तीनों की रिएक्टिविटी का सही टर्म क्या है? तो कहना A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब A की रिएक्टिविटी B से ज्यादा है परंतु C को नहीं कर पाया। तो जब C को नहीं कर पाया तो A की रिएक्टिविटी C से कम है तो रिएक्टिविटी का यही कम हो जाएगा। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है,
अब सवाल ये है कि अगर इसको समझना है तो हमें रिएक्टिविटी टेबल याद होना चाहिए, बिना रिएक्टिविटी टेबल के कुछ नहीं होगा। तो बच्चों है क्या ना कि रिएक्टिविटी टेबल में होती तो ऐसे बहुत बड़ी है रिएक्टिविटी टेबल, छोटी नहीं होती, बट मैं आपको वो रिएक्टिविटी टेबल बताने जा रहा हूं जिससे कि आप लोगों का काम चल जाए। पूरा याद करोगे कंफ्यूज हो जा रहे तभी जीवन में नहीं याद होगा। तो आप लोगों को रिएक्टिविटी टेबल को 4 टुकड़ों में याद करना है। ऊपर 25%, फिर 20% 25%, सबसे नीचे 25%, है ना। सुनो ध्यान से, सबसे पहले ऊपर का 25% याद करते बच्चों। सबसे पहले तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होता है। पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या 19 से तुरंत थोड़ा ऊपर आएंगे सोडियम, सोडियम के फिर नीचे जाएंगे कैल्शियम, कैल्शियम से फिर ऊपर आएंगे मैग्नीशियम, फिर आएंगे उसके बगल वाला एल्यूमिनियम। सबसे पहले ऊपर का 25% आप लोगों को इस तरीके से याद हो जाना चाहिए। क्या? सबसे पहले पोटेशियम 19, फिर उसके ऊपर आइए सोडियम, फिर नीचे जाइए कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। बोलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ऊपर वाला 25% याद आ गया, सबसे नीचे वाला 25% याद कर लेते बच्चों। ध्यान रखना सबसे कम रिएक्टिविटी प्लेटिनम की होती है, सबसे कम प्लेटिनम। प्लेटिनम से थोड़ी ज्यादा रिएक्टिविटी गोल्ड की होती है, प्लेटिनम से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा गोल्ड की होती है, गोल्ड से थोड़ी सी ज्यादा सिल्वर की होती है, और सिल्वर से थोड़ी सी ज्यादा मर्करी की होती है, और मर्करी से भी थोड़ी सी ज्यादा कॉपर की होती है। मर्करी से थोड़ी सी ज्यादा किसकी होती है? तो कह देना मर्करी Hg से थोड़ी ज्यादा कॉपर की होती है। और कॉपर के जस्ट ऊपर जो एलिमेंट आएगा मेरे भाई वो हमारा आएगा हाइड्रोजन। कॉपर से जस्ट ऊपर जो आएगा वो हमारा कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। नीचे का भी याद कर लो, ऊपर का याद हो गया था, नीचे आएगा ऊपर क्या था? पोटेशियम, फिर हमारा सोडियम, सोडियम के बाद फिर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नीचे से याद किया प्लेटिनम सबसे नीचे था, उससे ऊपर गोल्ड, उससे ऊपर सिल्वर, सिल्वर से ऊपर क्या था? मर्करी, मर्करी से ऊपर कॉपर, कॉपर के ऊपर हाइड्रोजन। बताओ, है ना। टीम को एक बार फोन कर लीजिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं एक बार बात कर लेता हूं। अच्छा, एल्यूमिनियम के बाद अब क्या आता है? तो बच्चों जब हम लोग एल्यूमिनियम के नीचे आते हैं तो एल्यूमिनियम के नीचे अब तुम्हारा आएगा जिंक, जिंक के नीचे फेरस, फेरस के नीचे कोबाल्ट। बच्चों एल्यूमिनियम के जो नीचे आएगा वो जिंक, जिंक के नीचे फेरस, फेरस के नीचे कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे हमारा निकेल आएगा, और निकेल के नीचे हमारा आएगा एसएन, निकेल के नीचे ध्यान रखना हमारा कौन आएगा? एसएन आएगा। और एसएन के बाद जो हमारा आएगा वो लेड आएगा, जिसको आप पीबी कहते हैं। पीबी लेड है, ये मर्करी है। ठीक है भैया। तो आप लोग जरा गौर से देखिए, तो एल्यूमिनियम के नीचे पहले जिंक का नंबर है, फिर जिंक के नीचे हमारा एफई आएगा, फिर कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट के बाद नीचे निकेल, निकेल के नीचे एसएन, एसएन के नीचे लेड, फिर हमारा हाइड्रोजन। आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ रिएक्टिविटी टेबल इतनी याद करनी है, होती बहुत बड़ी है लेकिन वो आपके लिए काम नहीं। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल, तो कह देना हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करेंगे हम लोग, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होगा, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करेंगे लीस्ट, तो वो हमारा प्लेटिनम होगा। अब मैं इससे एक दो एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। बच्चों जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा FeSO4, और इसकी रिएक्शन एक बार मैंने मैग्नीशियम के साथ कराई, समझ बात को, फिर मैंने लिखा FeSO4, और मेरे भाई इसकी रिएक्शन एक बार मैंने कॉपर के साथ कराई। तो बताइए दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? फटाफट बताइए जल्दी से, दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? बताओ, आंसर दीजिए। तो आप सिंपली बात है, पहले तो आप ये देखो कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है, हमेशा इसी की देखो, जो आ रहा है, जो अटैक करने आ रहा है उसकी देखो, है ना। अरे मेरे भाई मैंने कहा ना बीच में बहुत सारी चीजें आती है, वो मैंने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो रिएक्शन में ज्यादातर क्वेश्चन में आपका नहीं आएगा। आपके में पता क्या आएगा? Mg, एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, ये ज्यादा आएगा। समझे नहीं समझे प्रशांत? अभी बहुत सारी चीजें और भी आती है। तो कह देना Mg की रिएक्टिविटी देखो कहीं ना कहीं Fe से ज्यादा है, Mg ऊपर है,
तो Mg की रिएक्टिविटी ज्यादा है Fe से, इसलिए ये रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और फेरस हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन जब फेरस सल्फेट की रिएक्शन बच्चों कॉपर के साथ कर रहे हैं तो कॉपर की रिएक्टिविटी देखो कम है। तो जब कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो आप सीधी सी बात लिखोगे कि सर यहां पर किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हो रही, नो रिएक्शन। ठीक है, बोलो बात सब लोग क्लियर है? तो आप लोगों को ये रिएक्शन कब होनी है कब नहीं होनी, ये बात आप सब लोगों को बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। अब इसी टाइम मैंने एग्जाम्पल लिखा, कुछ एग्जाम्पल है ना, आप मुझे बताइए ना रिएक्शन हो रही नहीं हो रही। चलो बताओ, पहले ऊपर वाला बताओ। मैग्नीशियम द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया मैंने, उसमें रिएक्शन का आया मैग्नीशियम की। बताइए रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही, बताओ। दूसरा क्या है, आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापन। कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इस बार रिएक्शन मैंने आयरन के साथ कराई, बताओ रिएक्शन हो रही नहीं हो रही। जिंक सल्फेट की क्रिया कॉपर से करना, जिंक सल्फेट की क्रिया मैंने कॉपर के साथ कराई, बताओ रिएक्शन हो रही नहीं हो रही। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कॉपर के साथ कराना, H2SO4 की क्रिया मैंने कॉपर के साथ कराई, बताइए रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही, है ना। ये इसी तरह सवाल आएंगे। तो पहला वाला क्या है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा रहे हो। मेरे भाई आपको पता है कि मैग्नीशियम ऊपर आता है और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं कॉपर से ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन हो रही, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये क्या है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन Fe से। अरे भाई Fe की रिएक्टिविटी भी कॉपर से ज्यादा होती, कॉपर नीचे था, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर याद है, फिर हमारा Hg मतलब मर्क्यूरी, फिर कॉपर हाइड्रोजन, तो Fe की रिएक्टिविटी अभी भी कॉपर से ज्यादा है, तो फेरस सल्फेट बनेगा और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक सल्फेट कॉपर, अब देखो जिंक सल्फेट की रिएक्शन कॉपर से कर रहा है, अरे कॉपर नीचे था जिंक ऊपर था, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन में हमारा कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से, किससे, जिंक से कम है, और जब मेरे भाई जिंक से कम है तो नो रिएक्शन। अच्छा, कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम थी, हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर आया था, देखो ये देखिए हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर आया था, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो भी आप कहोगे नो रिएक्शन, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। भैया हो गया, देखो आपको मैं बता दूं, आज आप कहोगे आज मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए, एक तो एनिमल किंगडम पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, आप ये देख पा रहे हो, और इसका जो है अगला वाला जो चैप्टर है, अगला वाला चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है, टिश्यू स्टार्ट हो गया है। टिश्यू का मैंने पूरा एक लेक्चर जो है उसमें अपलोड किया है, अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब समय लगेगा, ये उसकी पीडीएफ है। एनिमल किंगडम का भी देखो मैं दिखा देता हूं, एनिमल किंगडम का कौन सा लेक्चर था, तीसरा वाला लेक्चर था। एनिमल किंगडम का भी देखो मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड, पाठशाला ऑनलाइन वर्क, ये देखो एनिमल किंगडम कहां गया, ये एनिमल किंगडम का ये तीसरा वाला लेक्चर, ये देखो जर्म लेयर, ये सब समझा दिया है, बॉडी कैविटी क्या होती है, हैं, और ये सब चीजें मैंने अभी समझाया है, सर्कुलेशन समझा दिया। एक बार 2 टीचर लड़े जा रहे थे कि मोलस्का कैसे होता है, ओपन होता है, सर्कुलेटरी होता है, क्लोज होता है, वो सब मैंने समझा दिया है ना, ये सब, और इसको बड़े कायदे के साथ इस तरीके से पूरा याद करा दिया है कि कैसे क्या होता है, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, और रिकॉर्ड करने के बाद अभी मिल जाएगा आपको, कल तक मिल जाएगा, क्योंकि आज संडे था ना, ये दोनों लेक्चर कल मिल जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड कर दिया। तो आज मैंने 3 लेक्चर इसमें रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात आप सब लोगों को क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही, बताइए फटाफट जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हो रहा नहीं क्लियर हुआ, आगे बढ़े, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट के लिए रिएक्टिविटी टेबल कैसे हमारी मदद करता है, ये बात आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब हमें ऑक्सीकरण और अपचयन में आना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में
जैसे कि पहली परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक डेफिनेशन नहीं क्लियर हो रही तब तक क्लियर नहीं हो रहा। बच्चों ऑक्सीकरण की पहली परिभाषा सुनिए। पहली डेफिनेशन होती है ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। तो मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देख लीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम है, तो आप देखो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये हमारा ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए चूना है, कैल्शियम है, कैल्शियम में हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये भी हमारा ऑक्सीकरण हो गया, है ना। और भी एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ सकता है। सर ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा ऑक्सीकरण होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास, चलो यही मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में भी देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो जहां जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा वो हमारा ऑक्सीकरण है, ठीक है। आगे बात सुनो, इसके बाद अगली डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, सर अगली डेफिनेशन लिखी हुई है हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया को बच्चों अगर हम लोग गर्म करेंगे तो आपको पता है कि नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकला, तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। आगे बात सुनो, जहां जहां हमारा हाइड्रोजन निकलेगा मेरे भाई, जहां जहां हाइड्रोजन निकलेगा वो भी हमारा ऑक्सीकरण में काउंट होगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपने पानी को गर्म किया, तो बच्चों पानी को गर्म किया है तो आपको पता है कि O2 अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन देख लीजिए हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना समझो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम या मैग्नीशियम ले लीजिए। बच्चों मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम प्लस प्लस बन जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब इसने बाहर निकाले तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ये भी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता क्यों है ये भी सुनो बच्चों, जब ये मैग्नीशियम अकेले था, मैग्नीशियम जब अकेले था तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो हमारी 0 हो जाएगी। मैग्नीशियम जब अकेले था तो ऑक्सीकरण संख्या 0, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो मैग्नीशियम प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। तो मेरे दोस्त ऑक्सीकरण संख्या का जब बढ़ना होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो भी वो हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है, तो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। और सुनो बच्चों, इसके अलावा 2 डेफिनेशन और आती है, 3 है, 3 के अलावा चौथी लिखी है, 5वीं लिखी है। चौथी और 5वीं लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, पहले एग्जाम्पल सुनो। 7वां एग्जाम्पल, अब आप मुझे ये बताओ, जैसे कि मैंने मान लीजिए NaCl लिखा, NaCl लिखा बच्चों, इस NaCl को अगर मैं देखूं तो यहां Na+ अलग हो जाएगा, है ना, या फिर Na+ अलग हो जाएगा और Cl2 हमारा अलग चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोलो, ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए, NaCl को तोड़ दीजिए, है ना, ये MgCl2 को तोड़िए, माफ करना, हम MgCl2 तोड़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 2 MgCl2 लिया या MgCl2 ले लिया, है ना मेरे भाई, MgCl2 ले लिया, इसको हम तोड़ रहे हैं, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो तोड़ते समय देखो कहीं ना कहीं हमारा Mg++ अलग हो जाएगा, 2Cl- अलग हो जाएगा, 2Cl- अलग हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं बच्चों, इस MgCl2 में ये हमारा क्या होता है, धातु, ये क्या होता है, अधातु, सुनते रहना। तो जब अधातु तुम्हारी बाहर निकल रही, ओके, अधातु क्या निकल रही, बाहर निकल रही, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या हमारी बढ़ गई, समझो, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो अधातु का निकलना, अधातु का निकलना यह भी ऑक्सीकरण होता है। आप इसको ऐसा समझो, जब हमारा अधातु निकलेगा तो धनायन छोड़ते जाएगा, धनायन छोड़ते जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी। और धातु का जुड़ना,
धातु का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। तो ये 5 डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद करनी है। हालांकि मैं बता दूं, ये 3 डेफिनेशन के इस्तेमाल से ही हम सारे के सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। सारे सवाल हमारे 3 डेफिनेशन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये डेफिनेशन एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये डेफिनेशन सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है बस। अधातु का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, धातु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। बाकी ये जो 3 डेफिनेशन है, इन्हीं 3 डेफिनेशन से हम लोग अपना काम चला लेंगे। एप्लीकेशन पे मिलेगा भैया, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा बायो लेक्चर। ठीक है, चलो अब जिस तरीके से ऑक्सीकरण की परिभाषा होती है, सेम तरीके से ध्यान रखना अपचयन की भी परिभाषा होती है। अपचयन में पहली डेफिनेशन क्या होती है? हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ गया। देखो हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या बना दिया? अमोनिया बना दिया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना, अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास MgO है, इससे हमने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद क्या हुआ सर? गर्म करने के बाद ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल गया। देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो जब हमारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है बच्चों, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम प्लस प्लस था, इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई ग्रहण किए होते तो मैग्नीशियम धातु बन जाती। मैग्नीशियम क्या बन जाती? धातु बन जाती। पहले ऑक्सीकरण की संख्या कितनी थी सर? पहले ऑक्सीकरण संख्या थी +2, बाद में कोई आवेश नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या 0। तो ऑक्सीकरण संख्या 2 से 0 हो रही, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही? घट रही। तो जब भी कभी ऑक्सीकरण संख्या मेरे भाई घटती है तो भी हमारा क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो तीनों डेफिनेशन हर एक की याद होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या कहलाती है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण है। अपचयन सुनिए, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है और ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन है। तो पहले तो आप सब लोगों को डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके मेरे भाई, शुरुआत में मैंने जो एग्जाम्पल दिखाए थे ना, ये देखो कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे सवालों के लिए हम लोगों को इसके आगे की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इसको समझना बड़ा जरूरी है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान समझो, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिडॉक्स का मतलब ये होता है जिसमें दोनों चीजें हो। अगर आपने गौर किया हो रिडॉक्स, ओके, इसमें 2 नाम लिखे हैं भाई, RED से हो गया रिडक्शन और OX से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ मिले होते हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स। उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। अब रिडॉक्स का मैं एग्जांपल बताता हूं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं मेरे भाई। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया एग्जांपल। मैं डायरेक्ट उसी क्वेश्चन में ही चलता हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, है ना। उसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं। क्या लिखा? Fe2O3 ने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया, 2Al के साथ रिएक्शन किया। Fe2O3 ने 2Al के साथ रिएक्शन किया। मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूं। चलो इधर आइए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हमारे पास Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है। बच्चों फेरिक ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन किया? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया, 2Al के साथ रिएक्शन किया। जब ये रिएक्शन हो गई तो इस रिएक्शन के हो जाने के बाद Al2O3 बना। क्या बना? Al2O3 बना, Al2O3 बना। और Al2O3 बनने के बाद बच्चों यहां पर क्या हुआ? Al2O3 बना और Al2O3 बनने के बाद हमारे पास कह सकते हो क्या बन गया? आगे चल के 2 फेरिक या 2 आयरन अलग हो गए। अब यह समझ आना है कि इनमें कैसे रिडॉक्स हो रहा है। अब जो मैं बोल रहा हूं बड़े सीरियस ढंग से उसको सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से जो मैं बता रहा हूं बच्चों। जब भी कभी कोई रिडॉक्स अभिक्रिया आपके सामने आए तो हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारे अभिकारक होते हैं उन्हीं का ही ऑक्सीकरण होता है, उन्हीं का ही अपचयन होता है। मतलब ऑक्सीकरण एल्यूमिनियम का हो सकता है, ऑक्सीकरण Fe2O3 का होता है, हो सकता है। ऑक्सीकरण कभी उत्पाद का नहीं होगा, इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीकरण कभी उत्पाद का नहीं होगा। ऑक्सीकरण हमेशा किसका होता है? अभिकारक का होता है, या रिडक्शन भी किसका होता है? अभिकारक का होता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीकरण हमेशा अभिकारक का होता, कभी उत्पाद का नहीं होता। ये इसलिए मैं बात बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में ये बात रहती है, वहां पर आपको समझना होगा। सुनो अब देखो बच्चों, अगर एल्यूमिनियम को गौर से देखिए तो पहले ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम में देखो क्या हुआ, तो 2Al में ऑक्सीजन जुड़ा। तो मेरे भाई जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण। तो आप इसको क्या बोलोगे सर? आप इसको बोलोगे कि एल्यूमिनियम का, ध्यान सुनो, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण Al2O3 में हो गया, ऐसे ही बोला जा रहा है। ये लाइन लिख लेना टॉपिक में, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण Al2O3 में हो गया। अच्छा, Fe2O3 में आइए बच्चों। Fe2O3 में पहले ऑक्सीजन था, फिर बाद में देखो ऑक्सीजन निकल गया। भाई पहले ऑक्सीजन था, बाद में नहीं है, ऑक्सीजन निकल गया। और ऑक्सीजन का निकलना बताइए क्या कहलाता है? सर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, यानी रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ओके, लेकिन इसको कहेंगे क्या सर? इसको ये बोला जाएगा Fe2O3 का रिडक्शन Fe में हो गया, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा अभिकारक के होते, कभी उत्पाद का नहीं होता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बात सुनो बच्चों, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बताना होता है कि किसे हम लोग, किसे मेरे भाई हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, यह बताना होता है, और किसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, यह भी बताना होता है। किसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, किसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ये उल्टा है। उल्टा का मतलब यह है कि जिसका सर रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है ना। अब देखो किसका क्या हो रहा है, तो बच्चों एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो एल्यूमिनियम का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एल्यूमिनियम कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, है रिड्यूसिंग एजेंट। और मेरे भाई ये देखिए Fe2O3 का, बच्चों Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है, तो Fe2O3 का अगर मेरे दोस्त रिडक्शन हो रहा है तो Fe2O3 को बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही कि क्लियर हो रही? बोलो जल्दी से। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग हिंदी में अपचायक कह सकते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ठीक है, जल्दी बताओ, ये बात सबको क्लियर हो गई ना? अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूं, इस पे देखो सवाल कैसे बनते, इसी पर सबसे ज्यादा सवाल बनते। क्या लिखा हुआ है? किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो अपचयन हमेशा अभिकारक का ही हो सकता है। तो लोहा पहले ऑप्शन में, उत्पाद, उत्पाद के बारे में तो कभी ना कुछ कहो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उत्पाद, उत्पाद के बारे में कभी कुछ ना कहो, ये तो दो गलत ही गलत है। अब हमें बताना है अपचयन। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकला हो, तो Fe2O3 से बना Fe, तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, है ना। इधर आइए, क्या लिखा है सर? जिंक ने कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक और CO2 बनाया। तो पहला लिखा है प्रोसेस, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है जिंक का अपचयन हो रहा है। अरे यार, जिंक तो उत्पाद में आ रहा है, उत्पाद का कभी कुछ होता है क्या? गलत, उत्पाद का कभी कुछ नहीं होता सर, है ना, उत्पाद का कभी कुछ नहीं होता। फिर तीसरी लाइन लिखी है जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक फिर से उत्पाद में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला और तीसरा तो वैसे भी गलत है। तो जब पहला और तीसरा हमारा गलत है मेरे दोस्त, इसका इन्होंने गलत आंसर दिया है, पहला और तीसरा गलत है, तो पहला ये गलत हो गया, तीसरा इसमें आ गया, ये गलत हो गया,
पहला और दूसरा ये गलत हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा, बस दूसरा सही है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन से CO2 बना, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये सही है सर। कार्बन का अपचयन हो रहा है, जब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कार्बन का अपचयन कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर कार्बन का ऑक्सीकरण, ये सही। ओके, ये वाला सवाल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में आया था, रॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते कई बार, उसका बाद में सोल्यूशन देखकर उसका सही भी किया जाता है जब करेक्ट आंसर की आती है तब, है ना। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को आते हैं, आते रहेंगे, तो आप लोगों को इस तरह के सवालों को ध्यान से सॉल्व करना है ना। अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। इधर देखो तीसरा क्या हो रहा है, फटाफट देखिए। देखो Zn कार्बन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण हो गया। जिंक से ऑक्सीजन बाहर निकला तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। बोलो, तो क्या इनमें से क्या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओके, समझे नहीं समझे? और आइए बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। Fe2O3 से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है, अपचयन, है ना। हमेशा अभिकारक को ही बताना, उसी का ऑक्सीकरण होता है, उसी का अपचयन होता है, ठीक है। तो मेरे भाई जिसका अपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उल्टा होता है ना, इधर आइए, इसमें इसमें सर इसमें तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन से ठेल ठेलिए। देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा, क्लोरीन पहले अकेला था, अब 2HCl है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब देखो इधर H2S, सर इसमें हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। सर क्वेश्चन वाला 8 और 2 दोनों सही है, 8 और 2 दोनों सही है, एक बार चेक कर लें दो जरा। जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है, गलत है भैया पहला यार, कहां जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड यहां लिखा हुआ है, जिंक का अपचयन हो रहा है, गलत है। अभिकारक का कभी कुछ नहीं होता, मतलब उत्पाद का कभी कुछ नहीं होता, उत्पाद लिखा है ना वहां पर, ठीक है। आप परेशान मत होइए, बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, परेशान मत होइए उसके लिए, है ना। चलो आइए, सर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसे क्या बोला जाता है, सर उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका अपचयन हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है Cl2 का, तो Cl2 का अपचयन हो रहा है, तो जिसका अपचयन हो रहा है उसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ओके। एक रिएक्शन मैं और दूंगा, एक रिएक्शन और दूंगा, ये बहुत पूछी जाती है और यही रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मान लीजिए हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसने 4HCl के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद MnCl2 बन गया प्लस Cl2 बन गया प्लस 2H2O बन गया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताओ, ठीक है। प्रोडक्ट का कभी कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, हमेशा अभिकारक का होता है। चलो क्या कहोगे,
तो सर MnO2 देखो, MnO2 से MnCl2 बना, तो यहां ऑक्सीजन बाहर निकला, ऑक्सीजन बाहर निकला, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अब चयन हो गया, है ना। तो MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ। ये जो लाइन में बोलो, ये लाइन लिख लेना कहीं पर, नहीं तो इसी में कंफ्यूज। MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ। ओके, 4HCl से क्लोरीन बना, तो यहां हाइड्रोजन बाहर निकला, भाई पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। समझे नहीं समझे? तो आप बताओ, MnO2 का अपचयन हुआ तो इसे क्या बोला जाएगा? रिडक्शन हुआ है, तो MnO2 हो जाएगा जिसका रिडक्शन हुआ है, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl का ऑक्सीकरण हुआ है, डेट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसे बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझे नहीं समझे? चलो, अब मैं आप लोगों के लिए छोटा सा गुडली बॉल फेंक रहा हूं, है ना। चलो बताओ, मैं आपके सामने पहली रिएक्शन लिख रहा हूं 2H2 प्लस O2, 2H2O। आप जल्दी बताओ ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन है? पहली रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं O2 प्लस 2H2, 2H2O। बताइए जल्दी से, ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन है? दोनों में से बताओ कौन हमारा ऑक्सीकरण है, कौन हमारा अपचयन है? पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, थोड़ा बताइए जरा, है ना। ये बड़ा सही है। हाँ, जहां दोनों रिएक्शन हो जाए तो हमारा रिडॉक्स है। इसको बताइए कौन हमारा ऑक्सीकरण है, कौन हमारा अपचयन है? ध्यान से देखते, नहीं तो जल्दी कर दोगे आप सब लोग, ठीक है। अब बच्चों, जब ऐसा कोई सवाल लिखा होता है तो आपको पहले लगेगा कि यहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन कह दो, या हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसको रिडक्शन कह दो। अरे मेरे भाई, रिएक्शन तो दोनों एक ही है, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है। तो एक चीज बताओ, कौन ऑक्सीकरण कौन रिडक्शन? दोनों रिएक्शन एक ही है, अलग अलग नहीं है। अच्छा है, कह रहा दोनों ऑक्सीकरण है। अविनाश ये बताओ, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा ऑक्सीजन में? तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बताओ? ठीक है, अब सुनो, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये सबसे बड़ा एग्जांपल इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ आ जाते हैं, और जिसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन होता है। बच्चों, देखने में तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन को पहले रख दीजिए, हाइड्रोजन को बाद में रख दीजिए, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हमारा रिडक्शन हो गया। मैं आपको पहले बता दूं, ये रिएक्शन रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स है। बच्चों, कैसे रिडॉक्स है इसको सुनो। बच्चों, अगर मैं इसको ऑक्सीकरण संख्या से देखूं तो अकेला O2 है, तो अकेले O2 का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। H2 की ऑक्सीकरण संख्या 0, लेकिन जब H2O बन जाएगा बच्चों, H2O में H की ऑक्सीकरण संख्या +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। ध्यान से सुनना एकदम कायदे के साथ। तो बच्चों, आप जरा गौर से देखिए, तो हाइड्रोजन की कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। तो जब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो आप ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, है ना। सर, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घट रही, देख लो, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही तो उसको आप क्या बोलोगे कि उसका हुआ है अपचयन। तो आप लोग अगर इसको कायदे से देखिए कि क्या है, तो मेरे भाई इसमें दोनों चीजें, बस आपको कहना अलग अलग है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण H2O में हुआ है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 का अपचयन H2O में हुआ है, ठीक है, ओके। तो सवाल ये है कि सर मान लीजिए ऑप्शन में रिडॉक्स नहीं आया, सिर्फ ऑक्सीकरण आया, अपचयन आया, तो क्या लिखेंगे? तो बच्चों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी कोई रिएक्शन आए तो पहले जो पदार्थ लिखा जाए
हमेशा वो आपका बेसिक सब्सटेंस होगा, और उसी सब्सटेंस में आपको देखना होगा कि वो किसमें, उसमें क्या जुड़ रहा है ना। जैसे कि यहां पर ये बेसिक सब्सटेंस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आप जनरली अगर रिडॉक्स ऑप्शन में नहीं है तो हाइड्रोजन तुम्हारा बेसिक सब्सटेंस हो गया, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, तो ऊपर वाले को आप ऑक्सीडेशन लिखोगे। यहां ऑक्सीजन बेसिक सब्सटेंस हुआ, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, तो आप इसको जनरली रिडक्शन लिखना। लेकिन ये तब है, ये तब है जब इसमें रिडॉक्स ऑप्शन में नहीं हो, है ना, रिडॉक्स ऑप्शन में नहीं हो। ये थोड़ी डुडली थी, आप लोग लिए, है ना, समझ में आ रही ना कैसे क्या करना है। तो जो पहला पदार्थ लिखा हो उस पे देखिए कि क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, हमेशा बात पता, वो भी सिखा रहा हूं अंटे, 2 मिनट रुक जाइए। एक और एग्जाम्पल लीजिए जरा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि NaOH हमने लिया और HCl लिया, NaOH और HCl, इसने रिएक्शन करके हमसे NaCl बना लिया और NaCl के साथ साथ पानी वो बना लिया पानी। तो आप मुझे बताओ NaOH प्लस HCl दोनों ने आपस में रिएक्शन करके NaCl और पानी बना लिया, आप बताओ ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है कि रिडॉक्स है। अगर रिडॉक्स कहोगे तो मैं तुरंत ये पूछूंगा कि बताओ टिस्टा ऑक्सीकरण हुआ, टिस्टा अपचयन हुआ। अगर तुमने रिडॉक्स कहा तो मैं तुरंत पूछूंगा कि टिस्टा ऑक्सीकरण हुआ, टिस्टा अपचयन हुआ। पूछो नहीं पूछू ना, थोड़ा एक बार सेशन को लाइट भी कर देना है। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर सोडियम की बात करते हैं तो Na प्लस, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na यहां +1। बच्चों यहां Cl की बात करते हैं, या आप हाइड्रोजन की बात कर लो, यहां पर हाइड्रोजन की +1 होगी, यहां पर हाइड्रोजन की भी +1 होगी, यहां पर Cl की -1 होगी, यहां पर भी Cl की -1 होगी। बच्चों इस पूरी रिएक्शन में देखिए, इस पूरी रिएक्शन में देखिए मेरे दोस्त, किसी पदार्थ की या किसी परमाणु की, सर किसी परमाणु की मेरे भाई ऑक्सीकरण संख्या चेंज नहीं हो रही, जितनी पहले अभिकारक में थी, मतलब रिएक्टेंस में थी, उतनी उत्पाद में भी है। अब जरा गौर से देखिए, Na वहां, Na यहां, H वहां, सब बराबर है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या ही चेंज नहीं हुई तो ये रिएक्शन जो बोली जाएगी सर, ये रिएक्शन हो जाएगी नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। ठीक है, ना तो ये ऑक्सीकरण है और ना ही ये हमारा अपचयन है। तो जब ऐसी कोई रिएक्शन आप लोग, हाँ बिल्कुल एकदम सही पहचाना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना तो सर ऑक्सीकरण में जाती है ना ही अपचयन में जाती है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ना ही ऑक्सीकरण में जाती है, ना ही किसमें जाती है, अपचयन में जाती है। ठीक है, जल्दी बताओ, बात सब क्लियर हो रही? चलो सुनो इधर, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है? बच्चों ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सिंपल सा रूल है कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको X मान लो, और बाकी सब की कुल ऑक्सीकरण संख्या को 0 का बराबर कर दो, X निकलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मुझे H2SO4 में किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, सल्फर की निकालनी है, तो बच्चों सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को X मानेंगे, कितनी X। अब हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की तो हमेशा +1 होती है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे +1। सल्फर की हमें निकालनी है, उसको हमने X मान लिया, है ना। ऑक्सीजन हमेशा -2 लेके आता है, ऑक्सीजन जनरली -2 लेके आता है, हमेशा नहीं, जनरली -2 लेके आता है, हमेशा नहीं। तो जिसकी निकालनी थी उसको मैंने X मान लिया, और टोटल अगर कोई यौगिक है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या हम 0 मानेंगे, है ना। हाइड्रोजन की +1 जनरली +1 होती है, तो जब यहां से देखा जाएगा तो यहां पर ये 2 + X - 8 बराबर 0। यहां से फाइनली आप देखोगे तो यहां पर X यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गई, +6 आ गई। TiMNO4 में Mn की निकालिए, पोटेशियम की जनरली +1 होती है, मैग्नीज की X मान लो, ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है, बराबर 0। तो यहां से Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 आ गई।
Cr2O7 माइनस माइनस क्रोमियम, क्रोमियम की हमने X मान ली, लेते 2 क्रोमियम है इसलिए 2X, 7 ऑक्सीजन है इसलिए 7 इंटू -2। अब इसमें पावर में -2 लिखा है तो हम लोग यहां पर -2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? -2। ओके, तो -14 उधर जाएगा तो +14, 14 में से 2 जाएगा 12। यहां से आप देखिए तो यहां से Ht वैल्यू +6 आएगी। ठीक है, बोलो बात सबको क्लियर हो रही? आ जाइए OF2 में OT। बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं OF2 में, सर OF2 में OT बताना, मैंने हमेशा बोला OT जनरल -2 होती है, लेकिन हमेशा -2 होती है ऐसे जरूरी नहीं है ना। हाइड्रोजन की हमेशा +1 होती है ऐसा भी जरूरी नहीं है, समझो बात को। अब OF2 में हाँ ये एकदम पक्का है, इसे पक्का मानो। पक्का मतलब 100%। बच्चों सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है, पक्की बात है। मतलब कहीं पर भी फ्लोरीन लिखा हुआ मिले तो फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, समझ लो पहले। अब इसमें ऑक्सीजन की पूछ रहा है तो ऑक्सीजन की X मानिए और फ्लोरीन की -1 होती है, और जैसे ही -1 रखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 उधर जाएगा तो +2 आ जाएगी। फ्लोरीन की 101% -1 होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ना सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा। समझे ना बात को? इसलिए अब इसी बात पर आधारित ना इस बार आरआरबी जेई में शायद क्वेश्चन आ गया था, याला क्वेश्चन आया था, याला क्वेश्चन आया था। लिखा है 4 स्टेटमेंट लिखे हैं और बोला जा रहा है कौन सा तत्व सत्य। पहला देखिए, तत्वों में मुक्त या असंयुक्त अवस्था में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। सर मुक्त मतलब फ्री, अब जैसे सोडियम फ्री है, मैग्नीशियम फ्री है। असंयुक्त मतलब किसी के साथ जुड़ा नहीं है। अब सोडियम अकेला है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। बिल्कुल एकदम सही बात है यार, ये एकदम सही है। केवल एक परमाणु से बने आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर आवेश के बराबर होती है। बिल्कुल एकदम सही। जैसे कि मैग्नीशियम ++ है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 2। एक परमाणु है ना, समझो बात को। अगर ये MnO2 - होता तो थोड़ी ना कहते Mn की -2 हो रही। मैग्नीशियम ++ है तो उसकी कहेंगे मैग्नीशियम की +2, वही लिखा है। एक परमाणु से बने आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन के आवेश के बराबर होती। सही। फ्लोरीन की सभी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बात सही है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होता है, इसलिए इसकी क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है। किसी यौगिक में सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का बीजी योग 0 होता है, ये बात भी एकदम सही है। इसीलिए इसका स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 सब हमारे सही है। ठीक है, ओके भैया, समझ आ रहा? क्लियर है? चलो ये वाली रिएक्शन आप लोग एक काम करना, मैंने शायद अभी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास दे रहा था तो इसमें मैंने 10 मिनट का पूरा लेक्चर दिया था क्लोर एल्काइल रिएक्शन पे। वहां से ये रिएक्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ना, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। और एक ये मैंने पढ़ाया था अभी बीच में, और एक रिएक्शन अवक्षेपण है, तो अवक्षेपण रिएक्शन की एनालिसिस मैं आपको एक वो जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास चलती है ना हर वीडियो के पहले, उसमें दे दूंगा। ठीक है। एक चीज और, इसकी जो पीडीएफ है ना डबल कॉलम वाली, वो अभी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। 108 क्वेश्चन की है, 110 क्वेश्चन की है। ये देखिए ऐसे सवाल हो रही है, यही सब सवाल तो मैंने अभी सिखाए हैं। देखो ये सब सवाल ही तो सिखाए। अब जैसे कि ये रिएक्शन है कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे का सारा क्लोर एल्काइल रिएक्शन आप वहां से नोट्स बना लेना, समझे ना बात को। तो ऐसे भी कई बार सवाल आ जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, इतने बढ़िया रिएक्शन है। लिखा है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया संयोजन है। संयोजन तो आप समझते हैं ना, ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं, जैसे कि ये वाला ये से वाला, बस यही संयोजन है। पहला दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझे। ऊष्मा शोषी ऊष्मा छेपी, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मैं भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको लेकर इसको अच्छे से जो है पूरा सॉल्व कर लीजिएगा।
और पूरा सॉल्व करने के बाद ना विश्वास मानिए आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना कि सर मुझे ये डाउट था, प्लीज मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, तो मैं उसका डाउट भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। है बच्चा, ये वाली रिएक्शन बहुत पूछी रही है रेलवे के एग्जामों में, ये वाली रिएक्शन बहुत आई है, इसको बैलेंस करना बहुत आया, ये रिएक्शन बहुत आई है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे बच्चे जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और मैंने कोशिश की है कि मैं 2 घंटे में पूरा का पूरा आप लोगों को चीजें समझा सकूं। क्लोर एल्काइल बहुत पूछी जाती है, मैंने पूरा बताया है, डिटेल में वो भी बताया है, तो आप उसको जो है अच्छे से लिख लीजिएगा वहां से। और बाकी जो आपका वो बचा हुआ है ना अवक्षेपण को मैं कल वाली रिएक्शन में यानी कल वाली क्लास में लाकर उसको फिनिश कर दूंगा अवक्षेपण। ये पूरे 810 क्वेश्चन की पीडीएफ है, अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं 2 मिनट आपका कमेंट ले रहा हूं, बस मुझे एक चीज देखनी थी, है ना। जैसे कि ये वाला रिएक्शन, इसको बताओ जरा क्या उत्तर होना चाहिए, थोड़ा इसको दो जरा 8 मिनट, थोड़ा सा 8 मिनट दूंगा। जैसे लिखा है कि H2 और Cl2 दोनों ने मिलकर HCl बनाया, तो क्या हुआ हाइड्रोजन का अपचयन हुआ है। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो कैसे करते हैं इसको बताओ, कैसे करते हैं। तो आप ऑक्सीकरण संख्या से देख लो, पहले हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या थी 0, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या थी 0, यहां हाइड्रोजन की +1, यहां क्लोरीन की -1, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, तो हाइड्रोजन का अपचयन गलत है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण सही है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 घटी, तो क्लोरीन की घटी, तो क्लोरीन का अपचयन हुआ, तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण गलत है। समझे ना। तो मतलब इस तरह के जब सवाल आते हैं तो लोगों ने चाहे जितना ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ रखा हो, फिर भी एक बार उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि हम क्या उत्तर लगाए, है नहीं। तो मेरे हिसाब से जरा ये वाला सवाल बताओ, इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। FeCl3 से FeCl2 बना, है ना, क्या लिखा है FeCl3 से FeCl2 बना, तो बताओ क्या हुआ। इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या का कॉन्सेप्ट लगाइए बच्चों। FeCl3 यहां पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3, FeCl2 यहां पर +2, ऑक्सीकरण संख्या 3 से 2 हुई, यानी ऑक्सीकरण संख्या घटी, ऑक्सीकरण संख्या घटी, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोगों को मिलते रहेंगे, है ना। चलो फिर कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, मैं उसको अगली क्लास में लाकर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।